क्या बात हो गई है कि हम बाकायदा कानून बना के उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमें ताने किए दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी ज्यूरिसडिक्शन? हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में इनकी कोताहियों की वजह से। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। सबसे लेटेस्ट एनआरओ कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ। जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पार्लिमानी कमेटी आज बनाई गई 24 रुकनी है और उसका नाम भी पार्लिमानी कमेटी बराए अमूर कानून साजी है। उस कमेटी का आज इजलास भी हो गया और अब ये फ़ैसला हुआ कि हुकूमत कल यानी जुमे के रोज़ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के थ्रू अपोजिशन को एक मसवदा देगी जो कि नैब तरामीम के हवाले से है। फैटफ के कानून का मसवदा भी अपोजिशन के हवाले किया जाएगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी फिर कौमी असम्बली में गरजे और उन्होंने हुकूमत पर बराह रास्त वार किए कि हुकूमत एनआरओ देती आई है। इमरान खान कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उनका ताज़ा एनआरओ कुलभूषण यादव के हवाले से है। भारतीय रॉ का सर्विंग अफसर जो कि नेवल कमांडर है, कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कस्टडी में है, उसके हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया, अपोजिशन कहती है कि वो कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद मुराद सईद वफाकी वज़ीर हैं, उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि बिलावल भुट्टो बैठें, उनकी तकरीर सुनें। आज भी बिलावल भुट्टो अपनी बात करके बाहर चले गए, लेकिन मुराद सईद तो आज स्पीकर डाइस की तरफ चले गए कि उनको बुलाएं जी, वो मेरी तकरीर सुनें। पता नहीं बिलावल भुट्टो उनकी तकरीर क्यों नहीं सुनते और मुराद सईद अपनी तकरीर उनको क्यों सुनाना चाहते हैं। इसी तरह से कुलभूषण के हवाले से जो पाकिस्तान की आलमी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आज की हुकूमत पीटीआई कहती है कि ये नून लीग हमारे गले में डाल के गई है। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं, बहुत अहम मौज़ूआत हैं और इसलिए बहुत अहम मेहमान हमने इनवाइट किए हुए हैं। तारफ़ करा देता हूँ, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, साबिक़ गवर्नर और नून लीग से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप तशरीफ़ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अहमद यार हराज साहब, चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सदर हैं पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के, बहुत शुक्रिया चर साहब, आपने वक्त निकाला। जनरल साहब, बड़ा सादा सा सवाल है कि कल हुकूमत अब नैब तरमीम का मसवदा अपोजिशन के हवाले करेगी। आपकी पार्टी की जो परसेप्शन है नैब के बारे में, जो रिजर्वेशन हैं, वो सब पे आ जाएँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या वाकई कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकती है अब नैब कवानीन को तरमीम करने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, पिछले असम्बली में मैं मिनिस्टर भी था तो कौमी असम्बली का मेंबर भी था और उसमें एक पूरी ऑल पार्टीज़ की एक कमेटी बनी थी नए लॉज को अमेंड करने के लिए। ठीक है। और उन पे 90% पे हमारी एग्रीमेंट हुई थी। 90% जितने भी थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबकी तकरीबन एग्रीमेंट हो चुकी थी। और तकरीबन आखिर में और इसके मेरे ख्याल में 40-45 मीटिंग हुई, वो एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है मुझे, क्रिटिसाइज न किया जाए। ये तकरीबन 3-4 महीने तक के मुताबिक चलता रहा, बल्कि ज़्यादा अरसा। और आखिर में पीटीआई ने अपना एक मेंबर चेंज कर दिया और शीरीन मज़ारी साहबा वो आई और उन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया। बाइकाट करके वो कार्रवाई वहीं पर रुकी और ये कानून नहीं बन सकी, जिसके ऊपर तकरीबन इत्तेफाक राय होना था, कार्रवाई की जानी थी। ये एक ज़रूरत है इस कानून में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत है, एहतसाब हर सूरत में होना चाहिए। कोई भी पार्टी ये नहीं कहती है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए और बगैर पूछे लोग जो है ना हड़प कर जाएं जो कुछ भी करना है। एक दूसरे को तो हम इल्ज़ाम बहुत देते रहे हैं,
हमारे ऊपर इल्ज़ाम बेशुमार हैं, पीपल पार्टी के ऊपर बेशुमार हैं। अब ये गवर्नमेंट आई है तो इसके पीछे भी हम लगे हुए हैं, बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं, कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर इत्तेफाक राय पैदा हो जाता है और तमाम इलेक्टेड अवामी नुमाइंदे इस वक्त जो मौजूद हैं कौमी असम्बली में, वो सब के सब इस बात के ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा कानून जिसको सबकी सपोर्ट हो और वो लाया जाए, मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है सो उम्मीद रखनी चाहिए। हम तो मुकम्मल तौर पर हर रीजनेबल बात जो आएगी गवर्नमेंट की तरफ से उस पर ऊपर हम सपोर्ट करेंगे। इसको चले, बड़ी अच्छी एश्योरेंस आपने दी थी। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इस मसले को, खासकर इस कानून को, इसको गवर्नमेंट का कानून नहीं बनाना चाहिए, अपोजिशन का कानून नहीं बनाना चाहिए, एक कौमी मसले के तौर पर इस पर एक कानून लाने की ज़रूरत है, और ताकि ये मसला एक ही तरफ हल हो, सेटल हो, और इसके बाद फिर हम ये क्रिटिसाइज न करें कि ड्रैकोनियन लॉ है तो इधर रुकिएगा। सरदार अहमद यार हराज साहब, अपोजिशन कहती रही कि नैब में तरमीम करें, लेकिन जब तक अदालतों ने नैब के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक बेल केस में लिखा नैब के हवाले से, अब आके हुकूमत को होश आया कि हम जो है वो तरमीम का मसवदा अपोजिशन को दें। अपोजिशन तो कहती है कि नैब चेयरमैन को घर चले जाना चाहिए, नैब ख़त्म हो जानी चाहिए, आप तरमीम लेके आ रहे हैं। बराचा साहब, ये नैब को चेयरमैन किसने लगाया था? ये नैब का कानून किसने बनाया था? अभी जनरल साहब भी कह रहे थे कि शीर मज़ारी ना मानी उस वक्त, और वो सारा पार्टी नहीं मानी, शीर मज़ारी अकेली नहीं, पार्टी का व्यू पॉइंट सामने है। वो कमेटी कितने रुकनी थी? 45 रुकनी कमेटी में एक मेंबर नहीं मान रहा। नहीं तो फिर पार्टी नहीं मान रही, वो कह रहे हैं कि पार्टी नहीं मान रही। आपका पार्टी का व्यू पॉइंट आया, पार्टी का मौक़िफ़ आया कि बाइकॉट करते हैं। इंसाफ बाइकॉट करती है। अगर तरीके इंसाफ बाइकॉट भी करती तो इनके पास अददी अक्सरियत तो तब भी थी ना कि ये पास कर सकते थे उस बिल। नहीं, लेकिन फिर एक नेशनल डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता। ये पहले नेशनल डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसके ऊपर पीपल्स ताना दे रहे हैं। देखें, आज पीपल्स पार्टी भी इस वक्त तंग है इस कानून से, और नून लीग भी तंग है इस कानून से, और अनकरीब आपकी पार्टी भी तंग होगी। वो तो मुस्तकबिल के आप क्या जरा कर रहे हैं कि ज़ाहिर है उसी हिसाब से हम अभी नहीं होगी, हुकूमत जब जाएगी तब होगी। चले, ये कहना चाहिए। हुकूमत में ये दोनों पार्टियां रही हैं, उस वक्त ये बदल देते। और ये चेयरमैन नैब तो पराचा साहब, इस नैब मौजूदा नैब में चेयरमैन से लेके एक मतलब है कि जो सबसे कम ग्रेड का ऑफिसर है वहाँ तक एक शख्स भी पीटीआई हुकूमत का तयीन करदा नहीं है। सब के सब ये खैर से इन्हीं के दौरों के लगे हुए लोग हैं। अब इनके ऊपर इनको ये कहते हैं जी इस्तीफा दे और घर चला जाए। तो हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि इस्तीफा का जो मुतालबा है चेयरमैन नैब से, वो हमें या हमारी पार्टी को, हमारी हुकूमत को ताने के तौर पे तो नहीं दिया जा सकता। तो हमने तो नहीं तैनात किया। जो लिखा है अपने फैसले में, जो कुछ लिखा है अब तो सबको पता है, उसके बाद घर चले नहीं जाना चाहिए इन सब नैब वालों को। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका इतलाक जिस पे होता है वो उसका जवाब देगा। मैं तो खाली ये बात कर रहा हूँ कि सियासी गुफ्तगू करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी। ये दोनों जमातों ने इस कानून को तब्दील करने के कई मौके थे जो इन्होंने उस वक्त। चले, मैं इस पे आता हूँ। पहले मैं जो मुसवदा कल आ रहा है मैं जरा उस पे बात कर लूँ। कायरा साहब, देर आयद दुरुस्त आयद। अब हुकूमत कल आपकी पार्टी समेत अपोजिशन के हवाले एक तरमीम का मसवदा करना हैंड ओवर करना चाह रही है। मेरे ख्याल में फारूक एच नायक वाला बिल भी सेनेट में पड़ा है। फिर जो बलोच साहब फरमा रहे हैं कि पहले भी मीटिंग्स होती रहीं, तो क्या तवक्को रखें? वाकई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? वैसे सब पहले तो मैं हराज साहब से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला है, हमने इस मुल्क के जो इंतजामी ढांचा है या स्ट्रक्चर है इसका, गवर्नेंस का, इसकी जितनी खराबियां मकदूर भर, हमसे कुताही होगी, कमजोरी होगी, थोड़ी हुई, ज्यादा हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर दौर में कोशिश की कि हम पार्लिमानी जरिए से, कानूनी और आईनी जरिए से उन स्ट्रक्चर्स को ठीक करें जो हमारे अदवार के बाद पाकिस्तान में तसलसल के साथ खराब होते रहे। उसमें आइन भी है, उसमें बाकी कवानीन भी है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमने अपने दौर में इसको अमेंड नहीं किया, लेकिन आपको याद होगा जब 18वीं तरमीम हुई तो आप भी थे, आपको भी पता होगा, पराचा साहब भी उस वक्त काफी बड़े पुराने हैं, जनरल साहब भी मौजूद थे। तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त 18वीं तरमीम के बाद ये कहा कि जनाब
इस तरमीम को इसमें नैब लॉ में तरमीम करनी चाहिए और इसके अंदर एक ऐसा तरीकाकार बनाना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंटली सबका एहतसाब करे, एक्सेप्टेबल भी हो सबके लिए करे और एक्सेप्टेबल सबके लिए हो। लेकिन उस वक्त मियां साहब ने इसको तस्लीम ना किया। नून लीग आज तस्लीम करती है इस बात को, वो पब्लिकली कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। मैं गुजारिश करता हूं उसका भी जनरल साहब ने अपने दौर के बारे में वजाहत से बयान कर दिया कि बिल्कुल उस दौर में काम हो रहा था और फिर किस तरह रोका गया। हमारे दौर में प्राचा साहब जितनी लेजिस्लेशन हुई, खास तौर पे कानून आइन जो बना, वो तकरीबन हमारी कोशिश थी कि हम इत्तेफाक राय से करें। ठीक है, हाँ, कसरत राय से कानून साजी हो सकती है, लेकिन ऐसे कवानीन जो जिनकी बड़े सारे माने निकलते हैं, जिसकी डाइवर्सिटी होती है इस्तेमाल की, उसके अंदर अगर कौमी इत्तेफाक राय कर लेते हैं तो वो सब उसको ऑन करते हैं। वरना कई लोग कहेंगे, कुछ जमातें कहेंगे हम तो इसके खिलाफ थे, हम तो ये थे, हम वो थे, जिस तरह आज हम कह रहे हैं कि हम तो इसके साथ नहीं थे, ये तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। लेकिन हम जब ये गवर्नमेंट आई तो इसको भी हमने कहा, और आपको याद होगा तो मौजूदा हुकूमत ने भी इस बात का अंदिया दिया कि जी नैब लॉ में बहुत सारी अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है और ये अदालत का कोई एक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ले आए थे 6 महीने पहले। मैं गुजारिश करता हूं ये अदालत का कोई एक फैसला नहीं आया। इससे पहले दसियों फैसलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स या नैब की अदालतें नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर, नैब की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, नैब की पार्शियलिटी के ऊपर ये बातें करती रही। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी जो ऑब्जर्वेशन हैं जो अपोजिशन की थी उनको एंडोर्स कर दिया। लेकिन होता क्या है, पिछली दफा जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून बनना था, उस वक्त हुकूमत ने कहा कि आइए बैठ के बात करते हैं। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, और आपको याद होगा कि हमारी तरफ से ये ऑफर आई कि जो कानून जनरल साहब कह रहे हैं उस दौर में जो कमेटी ने काम किया वो रख ले, फारूक नायक साहब का बिल जो सेनेट से पास शुदा है वो रख ले, और उसको बेस बना के एक बिल ले करें। आप अपना इरादा तो बताएं। कहा गया जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब वो बिल पास हो गया उसके बाद तुम कौन थे मैं कौन। चले अब तो कारा साहब, अब तो हुकूमत मैं गुजारिश करता हूँ, हुकूमत अब कल आपके हवाले कर रही है तरमीम का एक मसवदा। मैं गुजारिश करता हूं, अगर मैं ब्रेक ले लूं, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। मुझे उठा रही है, ये कदम अच्छा है, ये कदम उठाना चाहिए, ठीक, लेकिन इरादा ये हो कि इससे कंप्रिहेंसिव लॉ मेकिंग होगी। फिर ये ना हो कि जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद इसको लैतोलाल से काम लिया जाए और अपोजिशन को कहा जाए कि जी इनकी जरूरत है। अच्छी बात की आपने। कार साहब इधर रुक जाइए प्लीज, मैं ब्रेक ले लेता हूं। आपने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सब यही सोचते हैं कि कोई कानून बने वो किसी एक पार्टी स्पेसिफिक या एक पर्सन स्पेसिफिक ना हो, बल्कि सब की उसकी उस पर रजामंदी हो। और अगर 24 रुकनी कमेटी है जिसमें तमाम पार्लिमानी रहनुमा या पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं तो तवक्को यही की जा सकती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन आज जब वापस आएंगे तो आज कौमी असेंबली के इजलास में फिर वही हुआ जब पहले होता है, उस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। कार साहब आपकी बात कुछ रह गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जब नैब तरामीम की बात आपके चेयरमैन कल कर रहे थे और आज भी उन्होंने यही बातें की, तो हुकूमती तर्जमान होते हैं वज़ीर इत्तलात, वो कहते हैं कि ये चाहते हैं कि लूट मार पर कोई कुछ ना पूछे। और आज जब बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, मुराद सईद बार बार आए कि जी उनको बुलाएं, वो मेरी तकरीर सुने। आखिर बिलावल क्यों तकरीर नहीं सुनते वफाकी वज़ीर मुराद सईद की? देखिए शिबली साहब ने तो अपनी ड्यूटी अदा करनी है ना, कि अपोजिशन कोई बात कहती है तो उसको हर हाल में जवाब देना है। लेकिन उनकी बात का अपना जवाब उनकी अपनी गवर्नमेंट ने दे दिया कि आज वो अपोजिशन को बिल दे रहे हैं, और गवर्नमेंट कह रही है कि आए बैठ के इस पे तरमीम की बात करते हैं। और अपोजिशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम नैब लॉ को अबॉलिश करने की बात तो कर रहे हैं, एक नया कानून कंप्रिहेंसिव बनाया जाए, लेकिन जब तक वो नहीं बनता तब तक इसमें तरमीम करके इसको ठीक किया जाए, इसकी गलतियों को दुरुस्त कर लिया जाए। लिहाजा उनका जवाब तो उनकी हुकूमत ने दे दिया। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं मुराद सईद साहब, देखिए वजीर आजम साहब असेंबली में नहीं आते। जब भी हम बात करते हैं अपोजिशन की जमातें, तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी वजीर आजम साहब के पहले दिन जब वो आए थे तो उन्होंने आके शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया था और बड़ा एहसान कर दिया था, हाथ मिला लिया था। वो मुसलमान आपस में, बल्कि दुनिया में महज़ब रवैया ये है कि हाथ मिलाने का।
मुखालफों से भी हाथ मिला लिया जाता है। और ये बड़ा नाकस रवैया होता है कि आपका इतनी नफरत आप में भरी जाए कि आप हाथ ना मिलाएं, मुंह ना उधर करें। और एक कुछ अपोजिशन ने उस पर हंगामा किया, शोर किया, जो राजा परवेज अशरफ साहब पे हुआ, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब पे हुआ, जो शाहिद खाकान साहब के साथ पीटीआई खुद करती रही, क्या कुछ नहीं किया। तो अपोजिशन कर जाती है। और हमारे जैसे मुल्कों में जरा ज्यादा हो जाता है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में वहां आपने उनकी कार्रवाई देखें तो वहां का जब प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर जवाब दे रहा होता है, लेकिन अगर आपकी तकरीर हो जाए फिर वफाकी वजीर जवाब देने लगे मुराद सईद, तो सुनना तो चाहिए ना। मैं बात करता हूं जी उसी पे आने लगा हूं। तो वजीर आजम साहब कहते हैं कि ये मेरे साथ बड़ी बदतमीजी हुई थी, लिहाजा मैं तो असेंबली में नहीं जाऊंगा। और वो जब खड़े हुए, उनके मेंबर जब खड़े हुए, उन्होंने हमेशा अपोजिशन को कहा ये चोर हैं, ये डाकू है, ये बेजमीर है, ये फला पता नहीं क्या क्या। अब मैं आपको सारे दोहराऊं कैसे? सवाल यह है कि मुराद सईद साहब क्या इतने शीरी लब हैं कि उनकी गालियां सुनी जाएं? क्योंकि वो तो हर वक्त जो गुफ्तगू फरमाते हैं, उन्होंने कभी हालात हाजरा के ऊपर, मौजू के ऊपर तो बात नहीं की। वो तो बाप दादा से बात शुरू करते हैं। तो वो इतने शीरी लब किसी और के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो शेर है ना कि इतने कितने छीरी है तेरे लब के रफीक, गालियां खा के बेमजा ना हुए। मुराद सईद हमारे लिए वो नहीं हो सकते। और बराबर साहब ये बिल्कुल दुरुस्त रवैया रखे हुए हैं कि वो असेंबली में आते हैं, वजीर आजम या बाकी किसी भी रहनुमा से ज्यादा आते हैं, अटेंड होते करते हैं। अपनी बात करने के बाद आप जरा गौर करें स्पीकर साहब का रवैया क्या है। स्पीकर साहब जो ही बिलावल साहब बात करेंगे, एक रोबोट की तरह, बिल्कुल रोबोटिक रिएक्शन होगा, नोट कीजिएगा, माजी का निकाल लीजिए रिकॉर्ड, फौरन उनका रवैया, हाथ खड़ा हो ना हो, कोई कहे ना कहे, एकदम वो मुराद सईद पे जाएगा। चले उनका ये फैसला होगा ना हुकूमत का कि हर तकरीर का जवाब जो है मुराद सईद दिया करेंगे। इधर रुकिएगा चर साहब, इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा, गालियां सुनने के लिए बैठे। चले इधर रुकिएगा जनरल साहब, ये जो बात की वजारत का आलम यह है कि सारे पाकिस्तान की सड़कें टूटी है। चले इधर रुकिएगा, चीख के धान का चीखा बन गया। इधर रुकिएगा चर साहब, इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। अपनी वजारत में 118 अरब रुपए के फ्रॉड का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चले इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। जनरल साहब, ये जो हम बात कर रहे थे चेयरमैन नैब के हवाले से, हराज साहब ने बात की कि अब आपकी पार्टी भी कहती है कि वो रिज़ाइन करें, वो चले जाएं। पूरे आपकी जो लीडर इधर रहते हैं, पार्लियामान में आते हैं, एक दिन तो सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि चेयरमैन नैब, वो कह रहे हैं कि लगाया आप लोगों ने था, मिल के लगाया था, हमने तो एक बंदा तैनात नहीं किया नैब में, फिर शिकायत कैसी? देखिए जी, बात ये नहीं है कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया। जब ज़रूरत पड़ती है तो पड़ती है उस वक्त के हालात को देख के अपने समझ के मुताबिक, इतलात के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन होता है, जिस आदमी को सूटेबल उस वक्त समझा जाता है, उसको अपॉइंटमेंट की जाती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त जिस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की गई, तो उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों इस पर मुत्तफिक थे। मुत्तफिक होने के बाद अब उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जो आ रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये जो उनकी डिमांड आई है कि ये रिज़ाइन करें, दिस इज विद रेफरेंस टू द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके वो रुकन खुद रह चुके हैं, सीनियर मोस्ट रुकन थे उसके, बल्कि वो क्वालिफाई भी कर रहे थे चीफ जस्टिस बनने के। वहाँ से लताड़ परेड उनकी हो रही है, बार बार वहाँ से जब आ जाते हैं, उसके रेफरेंस से वो कहते हैं वो कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं, कंट्रोवर्शियल होने की वजह से उनको रिज़ाइन करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल के या कुछ और इंडिविजुअल इसके कुछ औरों की रिजिग्नेशन की नहीं है। बुनियादी तौर पर रिक्वायरमेंट वो है जो कि आज गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि कानून इसके ऊपर लाया जाए, ऐसा कानून लाया जाए जिसको गलत तौर पर इस्तेमाल न किया जा सके, जिसके ऊपर इस किस्म की बातें ना हो कि फलाने को ये करो वो करो। हमारी बदकिस्मती है, एक चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, ये पॉइंट है, हम अपने मुल्की मसाइल का कौमी असम्बली का 2 मरतबा मैं रुकना रह चुका हूँ। इस दफ़ा तो मेरे समझ नहीं आती है, मुल्की मसाइल के तरफ एक बात भी नहीं की जाती है, सवाए लताड़ परेड के कि आपने ये क्या, आपने ये क्या, आपने ये क्या, आपने ये क्या, पहले ये क्या, पहले वो क्या। भाई खुदा के बंदे, खुदा के लिए इस मुल्क में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, महंगाई कितना बड़ा मसला है, कमाल है बलोच साहब, इतना बड़ा मसला कोरोना ने गर्क करके रख दिया है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट टोटली हमारे
हमारे खिलाफ चला गया है। आपकी तो इकोनॉमी शटर हो गई, आप पहली बार माइनस में चले गए 1952 के बाद। ये वो मसाइल हैं, बजाय इसके कि मुराद सईद बिलावल भुट्टो साहब के पीछे पड़ जाएं, बिलावल भुट्टो साहब मुराद सईद के पीछे पड़ जाएं और कहें कि आपने ये क्या तो फलान किया। भाई जो किया सो किया, उसको रहने दो, इलेक्शन का वक्त आ जाता है, उसको अपने पास आप रखें और जाएं आवाम को बोलें कि भाई इन्होंने ये खराबियां की हैं। इस वक्त इन बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबरान की जिम्मेदारी कौमी मसाइल के लिए हल पेश करना है। इधर रुकिएगा एक बात जरा कहनी है हराज साहब, बात ये है कि राजा साहब एक मिनट जरा राज साहब के पास जाने से पहले एक बात जी के साथ ठीक है, गुजारिश ये है कि हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर लगाए थे जनरल साहब, ये जो चेयरमैन नैब, तो चेयरमैन साहब के अलावा पाकिस्तान में बेशुमार तकर्रियां मुख्तलिफ अदवार में होती है। इस आर्गूमेंट का मतलब यह है कि जो तकर्रियां जिस गवर्नमेंट में हुई हैं, जिनकी दोनों की मुशावरत से हुई, वो उनके वफादार होने चाहिए। यही कह रहे हैं ना आप? जी यही भाई आपने लगाए, किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने बुरा किया, जजेस भी लगते हैं, बाकी जगहों पे भी सिविल सर्विस में भी लोग आते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कोई बुरा काम करे तो कहे जी आपने खुद किया था। भाई ये आर्गुमेंट तो खुद आपके खिलाफ जा रहा है, इसका मतलब उनको हमारा वफादार होना चाहिए। चले इधर रुकिएगा प्लीज। ये जो जनरल साहब ने, राज साहब बात की कि रेजिग्नेशन इसलिए मांगा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सियासी तकसीम के उस तरफ जो लोग हैं उनको तो कुछ नहीं कहा जा रहा, जो इस तरफ हैं उनकी पकड़ दकड़ हो रही है। बिलावल भुट्टो ने भी आज गिन दिया, BRT की बात हो गई, मालम जबा की बात हो गई, बला जितनी बातें होती हैं, ये तो इट वारंट सम मेरिट। पर अच्छा साहब, बात यह है, अभी कारा साहब ने बहुत अच्छा नुकता उठाया और ये बात मैंने भी की थी अभी पिछले सेगमेंट में कि इन्होंने ये दो पार्टियों ने मिलकर तैनाती की चेयरमैन नैब की बात। असल में मैं और तनाज़र में कर रहा था और वो ये थी कि जिस वक्त एतराज़ होता है ना चेयरमैन नैब के या नैब के, नॉट द चेयरमैन बट द इंस्टीट्यूशन ऑफ नैब, जिस वक्त एतराज़ उस पर होता है तो उस तनकीद का निशाना हुकूमत को साथ बनाया जाता है। और बारहा शायद आपके प्रोग्राम में भी, वैसे सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि जी उस तरफ वालों को कुछ नहीं कहा जाता। आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी ये बात कर चुका था कि नैब कोई हुकूमत का ज़ैली इदारा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट चार्टर है। अच्छा, फिर ये कैसे होता है कि आपकी साइड वालों को छोड़ दिया? ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा बैठ के। अब देखें कि कितने हमारे वज़रा के रेजिग्नेशन हुए, उनके केसेस भुगताए गए हैं और कईयों के केसेस अभी तक चल रहे हैं नैब के अंदर। किसके मसलन अलीम खान ने रिजाइन किया, मसलन वज़ीर जंगलात ने, हमदा शहबाज तो बंद हैं 1.5 साल से, अलीम खान आ गए। अभी देखें ना, फिर आप वो वाली बात कर रहे हैं 10 महीने से बंद है। हाँ, शाह साहब देख लें, इसका केस ही फ्रेम नहीं होता। इसका जवाब जो है वो तो नैब को देना चाहिए ना। नैब को आप भी नैब पे सवाल उठा रहे हैं। एग्जैक्टली ये बात दुरुस्त कर रहे हैं। देखें बात दुरुस्त कर रहे हैं। बात ये है, बिल्कुल मेरे पास साहब एक मिनट, बात ये है कि मैं जो बात मैं चेयरमैन नैब की तैनाती का इन दोनों जमातों की बात कर रहा था, उस पर मैं ये कहना, मेरे वजाहत उसके ऊपर करना जरूरी है इस वक्त कि ये नहीं है कि वो इन जमातों के लिए नरम गोशा रखेंगे। मतलब ये है कि इन्होंने एक अपनी तरफ से बियॉन्ड डाउट एक शख्सियत को चुना, ऑनरेबल जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, आप इसमें डाउट कौन कर सकता है? उस चुनाव में पीटीआई का कोई रोल नहीं था, तो इसका ताना पीटीआई को देना तो नहीं बनता। चले इधर रुकिएगा एक सेकंड। दूसरी बात है कि जो बिल पेश होने जा रहा है कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के सामने, अपोजिशन को जो हैंड ओवर कर रहे हैं, तरमीम का मसवदा बेसिकली बिल नहीं है। मैं उसके ऊपर एक बात करनी चाहूंगा। ये माजी में भी ये रवैया इसी तरह रहा कि एक जमात जो हुकूमत में थी उसकी अपोजिशन कहती थी तरमीम करो, और जो हुकूमत वाले थे वो उसको अगर करना भी पता नहीं किस वजह से नहीं हुआ, तो नहीं ना। ये दोनों आई एम सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए, अच्छा जनरल साहब एक सेकंड, मुझे खत्म कर रहे हैं तो फिर आप बोलते रहिए। मेरी गुजारिश ये है कि नैब एक इंस्टीट्यूशन जिस मकसद के लिए बनाया गया, अकाउंटेबिलिटी, खुदारा उस मकसद को सामने रखा, आप ऐड कर दें फिर मैं ब्रेक, उस मकसद को सामने रखा जाए। मैं और ये कहूंगा कि 2 हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और ये उन्होंने एराज साहब ने कहा ना कि हुकूमती लोग, जी हुकूमती लोग नहीं चाहते हैं कि कानून बन जाए।
ये उस कमेटी का भी मैं मेंबर था पीपल्स पार्टी के दौर में, कि 18 रुकनी कमेटी बन गई थी, उसके मेंबर था। और पीपल्स पार्टी बिल्कुल उस वक्त सिंसियर थी कि तब्दीली लाया जाए, इस कानून को ठीक किया जाए। और पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी कैदी भी नहीं थे। रुकावट अगर आ गया, कुछ हो गया, उसके लिए मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर हमें जिम्मेदारी ये लॉ जब हमारे एक मिनट, ड्रैकोनियन तो पुरानी बात है भाई, ड्रैकोनियन तो उस वक्त की बात है 99 में जब बना था। फिर जब लास्ट टाइम जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट बहुत इसमें सिंसियर थी। बाइकाट किया तो तारीख इंसाफ ने बाइकाट किया। पहले वाले कमेटी में तारीख इंसाफ ने बाइकाट किया था, बिल्कुल हिस्सा नहीं बने थे 6 मेंबर। मैं ब्रेक ले लेता हूं नाज़रीन। जी चौर साहब, गुजारिश ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसला पंजाबी की मिसल है ना, सुनानियां तीनों टकनियां नौ। जी अदालत ने बहुत सारे लोगों को, सियासी जमातों को और बहुत सारी मुख्तदर कुव्वतों को कहा है, सियासी इंजीनियरिंग नैब नहीं करता, नैब टूल होता है। वफादारियां तब्दील नैब नहीं कराता, टूल बन के करता है। जो कराते हैं उनको सोचना चाहिए, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चले मैं ब्रेक लेता हूं चौर साहब, मैं ब्रेक ले लेता हूं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये एनआरओ मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पुरानी टर्म है, वो आज भी यूज हुई। और आज किसके लिए हुई? बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि तारीख में सबसे ज्यादा एनआरओज तो फिर वजीर आज़म इमरान खान ने दिए। और लेटेस्ट जो है वो पाकिस्तान दुश्मन आदमी जो पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क चलाता रहा, भारतीय रॉ का सर्विंग ऑफिसर कुलभूषण यादव। एक तरफ ये इल्ज़ामात हैं, दूसरी तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तान यूएन चार्टर का मेंबर है, पाकिस्तान की आलमी जिम्मेदारी भी हैं। तीनों मुअज़्ज़िज़ संजीदा मेहमान हैं, इनकी राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हराज साहब, डायरेक्ट मेरा सवाल है कि अब अपोजिशन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि जितने एनआरओज इमरान खान ने दिए हैं तारीख में किसी नहीं दिए। कुलभूषण यादव ताज़ा है, उन्होंने एहसानुल्लाह एहसान की बात की, अभिनंदन की बात की जो पायलट था, दूसरे अपने पार्टी के रहनुमाओं की बात की। क्या वाकई एनआरओज दिए जा रहे हैं? एनआरओ का मतलब है नेशनल सिंबल बन गया है ना, ये लोगों को रियायत देने का मतलब है। अब ये जो हमारे सिटीजन ही नहीं है, जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उनको एनआरओ तो नहीं आप दे सकते। यानी आप एनआरओ का मतलब एक कनोटेशन है कि आप रियायत दे रहे हैं, उनको सहूलत दे रहे हैं। ये जो जिन मामलात के ऊपर ये बात आप अभी कर रहे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिक़ है। इसके ऊपर एक तो एनआरओ टाइप किसी टर्म का इतलाक वैसे नहीं होता, और फॉरेन पॉलिसी के मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो इंट्रिंसिक उनकी वैल्यूज़ होती हैं, वो एक नाजुक सा मसला होता है, वो कुछ सोच विचार के बाद। अब गुजारिश ये है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो नून लीग की हुकूमत के दौरान में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था ना उनके इस जुरिस्डिक्शन को। उस वक्त अगर ये और तरीके से करते, अब हमने तो उस दायरे के अंदर इस हुकूमत ने चलना है। यही जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी वफाकी वजीर हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो एक्सपर्ट है, वो भी आज यही बात कर रही थी कि नून लीग अगर ICJ में पार्टी ना बनती तो ये हमारे गले में चीज़ ना आती। देखिए, मेरा व्यू पॉइंट टोटली डिफरेंट है। मैं हेराज साहब से थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ। ये जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो मामलात हैं, उसमें बड़ी बड़ी मजबूरियां होती हैं, आपकी बेशुमार प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इनको मौजूद बास बना लेना, इसको क्रिटिसाइज कर लेना, किसी को यार है, गद्दार है, फलाना है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल में इन चीज़ों को एक तरफ रखना चाहिए। और जिनके पास सही इन्फॉर्मेशन होती है कि हुकूमत की पॉलिसी क्या होना चाहिए, हुकूमत बुनियादी तौर पर हुकूमत के पास वो इन्फॉर्मेशन, मजबूरियाँ, वो तमाम बातें उनके पास हो जाती हैं कि उस वक्त क्या कदम उठाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को, जो कौमी मामलात हैं, जो कौम के दफा से मुतालिक हैं, सिक्योरिटी से मुतालिक कोई चीज़ें हैं, बहुत हसास मामलात हैं, इनको असेंबलियों में लाके या गलियों में लाके या टॉक शोज़ के मौजू के तौर पर लाना, मेरे ख्याल में अपने आप को नंगा करने और अपने कौम को कमज़ोर करना, अपनी इंस्टीट्यूशंस की कमज़ोरियाँ सामने लाना, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। इसमें संजीदगी की ज़रूरत है। कारा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कभी दहशत गर्दों की मजम्मत नहीं की। APS का जब सानिया हुआ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मियां नवाज शरीफ ने बुलाई थी, इमरान खान वहाँ बैठे थे साथ, उनकी पार्टी ने वो जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उस पर भी साइन किए थे। तो ये ज्यादती नहीं होगी कह देना वज़ीर आज़म के बारे में कि वो दहशत गर्दों की मजम्मत नहीं करते?
PSK आने के बाद और उससे पहले भी इमरान खान साहब तालिबान के साथ डायलॉग के हामी थे। उनको दफ्तर खोल देने का बाकायदा एहतजाज करके कहते थे, उनके हक में जुलूस निकाल के उनके पास गए थे। ये कुछ छुपी हुई बातें नहीं है। उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है, उसका अपना एक बैकग्राउंड है, मैं उस लंबी बहस में नहीं जाता। लेकिन मेरे दोनों दोस्तों ने जो आपसे कहा, एक तो मुझे सिर्फ छोटी सी गुजारिश ऐड करनी है जनरल साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए, कि जहां पे अगर फॉरेन ऑफिस के अंदर चंद बाबुओं के पास डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी जो बैठे होते हैं या सेक्रेटरी बैठे होते हैं, उनके पास अगर सारे जहां की इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो जो आपकी काबीना या आपके पाकिस्तान के मुंतखब ऐवान है, उनके पास ये खबर होने में जुर्म नहीं है। हाँ, ये बात के जी हमने ये कहा क्यों है, जो आपने ये बात दोनों मेरे दोस्तों ने दुरुस्त कहा कि ये खारजा पॉलिसी का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। लेकिन प्राचा साहब, खारजा पॉलिसी को देखने वाला जो हमारा वजीर है यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, वो एक तरफ तो कहते हैं कि मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, वो लाहौर वाला जो इशू था रेमंड डेविस का, वो भी एक गैर मुल्की था, और उसके साथ तो एक हादसा हुआ, उसने 2 पाकिस्तानियों का कत्ल कर दिया। वो कहता जी वो मुझे खदशा था, मुझे मार देंगे। तो यहां तो मामला ही कुछ और है। बंदा जो दुश्मन मुल्क का है, उनकी एजेंसी का बंदा है, उसके बारे में बात हो रही है। तो फिर उनको ये वजाहत करनी चाहिए, या तो कल उन्होंने गलती की थी या वो गलती कर रहे हैं शाह महमूद साहब, उनकी हुकूमत। और तीसरी गुजारिश जो बड़ी जरूरी बात है, वो ये है कि हुकूमत ने सारे अमल में जिस तरीकेकार को अडॉप्ट किया वो बहुत मशकूक है। यानी खुद वज़ीर आज़म क्या कहते रहे, खुद उनका माजी में जब वो अपोजिशन में थे तो क्या गालियां देते रहे अपोजिशन हुकूमतों को, क्यों उन्होंने 6 महीने तक या 3 महीने तक इस बिल को ना कौमी असेंबली में पेश किया, ऑर्डिनेंस को ना सेनेट में पेश किया, 2-3 इजलास हुए। तो इसको एक खुफिया तरीके से जारी करके ये पता नहीं कैसे किसी के हाथ लग गया। और अगर कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पे आप रखते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको ओपन होना चाहिए, और अगर आपने कुछ किया या करना था या जरूरत थी कौम की, तो अपोजिशन की जमातों को चले हुकूमत का तो अब फर्ज है कि अब वजाहत दे दे। चौर साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, आपने वक्त निकाला। सरदार अहमद यार हराज साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, जो भी सूरत हाल हो, लेकिन मामला बहुत संजीदा है। एक तरफ तो आलमी सतह पर हमारी ज़िम्मेदारी हैं, और दूसरी तरफ जैसे कायरा साहब कह रहे हैं कि वो दुश्मन है, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ उसने टेररिज्म कमिट किया है। हुकूमत को बहरहाल एतमाद में तो लेना चाहिए, अपोजिशन को, मुल्क को, कौम को। ऑर्डिनेंस जो मई में आया और उसका पता चला जुलाई में आकर, इतनी भी सिक्रेसी फिर नहीं होनी चाहिए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।